नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। डेडलाइन से एक दिन पहले 30 मार्च को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि देश नक्सल मुक्त हो गया है और इस ऐलान से पहले छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नक्सलियों ने हथियार छोड़कर अपनी मुख्य धारा में आने का फैसला किया और सरेंडर कर दिया। सीपीआई माओवादी के जनरल सेक्रेटरी देवजी समेत तमाम बड़े नेता और कमांडरों ने सरेंडर कर दिया और इसके बाद न्यूज स्टेट की टीम ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ये जानने के लिए कि ग्राउंड पर सच्चाई क्या है। 7 दिनों में हमने जो देखा तो वो हमने आप तक पहुंचा दिया और अब 7 दिनों की पूरी तस्वीर एक साथ आपको दिखाते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद बदलाव आया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नक्सल मुक्त हुआ छत्तीसगढ़। ग्राउंड रिपोर्ट में दिखी पूरी सच्चाई। बंदूक से बदलाव तक का सफर। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। डेडलाइन 31 मार्च 2026 की थी, लेकिन एक दिन पहले संसद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने ऐलान कर दिया कि मुल्क नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। देश में नक्सलवाद खत्म हो गया। इस ऐलान के बाद न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड पर उतरकर इसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। तो हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ की सच्चाई जानने का निर्णय लिया और फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए टीम रवाना हो गई। हमारा सफर रायपुर से शुरू हुआ। पहले दिन हम रायपुर से कांकेर के लिए निकले, ये जानने के लिए कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है वो क्या सोचते हैं, आगे उनके लिए सरकार क्या कर रही है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारा काफिला भानु प्रतापपुर के पुनर्वास केंद्र पहुंचा, जहां सरेंडर कर चुके नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन नक्सलियों से हमने बात की तो मालूम चला कि यहां ट्रेनिंग लेने वाले पूर्व नक्सलियों को नौकरी भी मिली। तो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की हर तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर बता रहे हैं कि जब नक्सलवाद खत्म हो गया है तो कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में हम आ गए भानु प्रतापपुर, जहां पर पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, चौगेल पुनर्वास केंद्र। वहाँ पर 40 से अधिक जो है आत्मसमर्पित नक्सली हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने आप को स्किल के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, ताकि जब वो यहाँ से निकल कर जाएँ पुनर्वास केंद्र से तो अपनी आजीविका चला पाएँ। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर उनको क्या सिखाया जा रहा है और यहाँ से सीख कर जब वो जाएंगे तो कैसे उनके जीवन यापन में वो सारी चीज़ें उनको मदद करने वाली हैं। हम शुरुआत एक ऐसे शख्स के साथ करेंगे जिसको इस पुनर्वास केंद्र में ट्रेनिंग लेने के बाद पहली बार नौकरी मिली है, यहाँ से प्लेसमेंट मिला है। आपका नाम क्या है, सबसे पहले आप वो बताइए। मेरा नाम सगन रामाचला है। अच्छा, तो आपको यहीं पर ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी मिली है? जी। हाँ जी। आपको नियुक्ति पत्र मिल गया? मिल गया है। मिल गया है। जी। क्या सीखा है आपने यहाँ पे? यहाँ आने के बाद बिजली बनाना, इसे पंखा बनाना, उसके बाद जो भी टूटा फूटा को जोड़ना, इसे बनाने सीखे। कितने समय पहले आए आप यहाँ पे? मैं 2-3 महीने पहले। तो 3 महीने में आपने सब कुछ यहाँ पर पंखा बनाना, बोर्ड बनाना, ये सब सीख लिया? जी। उसी के आधार पर आपको नौकरी मिल गई। कहाँ आपको जॉब करने के लिए कहाँ जाना है? अभी बड़गांव जाना है। जो बड़गांव जाना है? जी। अच्छा, बड़गांव में जाके आपने जो कुछ सीखा है वही काम करेंगे। खुश हैं आप नियुक्ति पत्र पाकर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पहले जो करते थे वो सब छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़कर अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये जानकारी हमारे लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि कैंप में सरेंडर कर चुके 40 नक्सलियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए नौकरी दी जा रही है। कैंप में हमने कई पूर्व नक्सलियों से बात की। उनसे हमने सरकार की मंशा और उनको दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल किया और जो जवाब मिला वो भी हैरान करने वाला था।
आपका नाम भाई? मेरा नाम सुखदूराम पद्दा है। मैं जिला मेरा नारायणपुर है। जी जी। यहाँ कब आए? यहाँ 4 महीनों रह सर आए। 4 महीने। जी। तो आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ शिल्पा सीख रहे हैं और राजमिस्त्री भी खत्म हो गया। अच्छा। जी। नक्सलवाद के खात्मे का असर हमें यात्रा के पहले ही दिन नजर आने लगा। जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब आवाजाही नजर आ रही थी। लोग बेखौफ होकर निकल रहे थे। तो हम भी इस सफर में आगे बढ़े। दूसरे दिन हम बस्तर पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात नक्सलवाद के खात्मे में अहम किरदार निभाने वाले आईजी सुंदरराज पी से हुई। मुलाकात के दौरान उनसे हमारा पहला सवाल यही था कि नक्सलवाद के खात्मे के दावे में कितना दम है। तो छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है और नक्सल मुक्त होने के बाद छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है, जो बदलती हुई तस्वीर है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहाँ पर जो बदलाव आया है वो दिखा रहे हैं। उस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ कैसे। और वही जानने समझने के लिए हम बस्तर आ गए हैं। बस्तर संभाग के आईजी पी सुंदरराज सर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि छत्तीसगढ़ और बस्तर नक्सल मुक्त हुआ कैसे। सर, इससे पहले कि नक्सल ग्रस्त से नक्सल मुक्त तक की यात्रा पर हम बातचीत करें, क्या आज आप ये कह पाने की स्थिति में हैं कि हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में बस्तर में बैठे हुए? जी नमस्कार। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा थे और क्षेत्र की जनता का भी ये इच्छा थे नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से बस्तर संभाग के अंतर्गत समाप्त हो और बस्तर के लिए एक नया सकारात्मक पहचान मिले। उसी दिशा में हमने लगातार हमारा टीम काम किया है। DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस, जिला प्रशासन, क्षेत्र के जो नागरिक है, जनप्रतिनिधिगण है और समाज के वरिष्ठ जन है, इस प्रकार सभी स्टेक होल्डर्स, मीडिया के साथीगण का भी काफ़ी बेहतरीन सहयोग रहा है और सभी ने मिलकर इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ते गई है। और आज हम 2026 मार्च अप्रैल महीने में बैठकर हम ये दावा कर सकता है, वर्तमान में बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, एक संगठित स्क्वाड के तौर पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। मात्र कुछ गिने चुने एकाध कैडर शेष रह गए, उनके संबंध में भी लगातार कार्रवाई जारी है। आईजी से नक्सलवाद खात्मे पर बात करने के बाद पूर्व नक्सली बदरन्ना उर्फ रमेश से मिलने उनके घर पहुंचे। बदरन्ना वो हैं जिन्होंने 26 साल पहले सरेंडर कर दिया और उन्हें आइकॉन मानकर 70 नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिया। मध्य प्रदेश का समय में पहला नक्सली हूँ मैंने उसके पहले भी कई लोग गए थे, लेकिन उन लोग उतना पार्टी में काम नहीं किए थे। संगठन की नींव आपने यहाँ पर रखी, आप ये बता रहे हैं। तो ये कैसे आपके संपर्क में कैसे आए? माडवी हिडमा और पापाराव आपके संपर्क में कैसे आए? संपर्क में आने के लिए क्या है कि मैं कोटा में काम करते समय पापाराव से और वेंकटेश से भर्ती हुआ था। उसके बाद फिर मैं पुनः फिर मध्य आने के बाद इडमा से संपर्क हुआ था। इडमा छोटे समय थे, वो बालाल संगम में काम करता था। तो उसका मेरे को बहुत 16 थे। मैं खास करके ये देखा था कि मध्याह्न भोजन न ये लोगों में बहुत कुछ अंदर तक चले गया था। राशन चावल ये हमको जो पहले ना ये खाना नहीं मिलता था, ये 2 चीज़ मेरे को ऑलरेडी पहले से मेरे को पता चला। तब से लोग ने पार्टी से थोड़ा डगमग लगने लगा कि नक्सलाइट का एक मकसद कह रहे थे कि सरकार से चावल नहीं खाना है, हम खुद कमाना खुद खाना है। तो उन लोग बोलते भाई सरकार दे रही है तो हम लेना क्यों नहीं है। इस टाइप का बीच में मनमोटा होने लगा। लेकिन उसके बाद भी उन लोग सोचते कि हमारा जनता ना सरकार चल रही है तो हमारा बात मानना है। लेकिन सरकार बड़ी है, हम छोटे हैं। उस बात को मैंने नक्सली समझ नहीं पाया, जनता समझने लग गया। लेकिन ये सब छोड़ के तो काली पुलिस के ऊपर अटैक करना है, हथियार खींचने, इसमें ध्यान देने के कारण आज इतना बड़ा नुकसान होना पड़ा, नुकसान भी भुगते हैं। तो आज भी समझ में आ गया कि ये इसी विश्वास पर सरकार और आगे बढ़ना भी बहुत काम बचा है। रमेश से बात करने के दौरान मालूम चला कि कई नक्सलियों ने उन्हें ही आइकॉन मानकर हथियार छोड़ने का फैसला लिया। तो फिर हमने हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों से मिलने का मन बनाया, जिसके बाद हम वहां पहुंचे जहां पूर्व नक्सली काम करते हैं, जगदलपुर का पंडुम कैफे।
इसी क्रम में हम पंडुम कैफ़े आ गए हैं। 17 नवंबर 2025 को इस कैफ़े की शुरुआत हुई थी। इसकी खासियत क्या है आगे हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए कि यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो आत्मसमर्पित नक्सली हैं या तो नक्सल पीड़ित लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? पगनी कसिया। पगनी कसिया। अच्छा, आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? कोई बात नहीं, सहज होकर जो आपके मन में आया वो बताइएगा। कब से काम कर रही हैं? 3 महीना हो गए। 3 महीने। तो यहाँ काम मिलने से पहले आपको ट्रेनिंग दी गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी। ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। तो आपको सब आता था, मतलब ये जो कुछ भी आप यहाँ बनाती हैं, सर्व करती हैं? आप सर्व करती हैं यहाँ पर ले जाकर लोगों को? हाँ, साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ इस दुनिया में आकर सबके साथ जुड़कर मिलकर घुल मिलकर अच्छा लग रहा है अभी? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम भी पगनी कश्यप है। मैं नारायणपुर जिला से हूँ। ग्राम इकमेटा गाँव है और मैं यहाँ 2025 से काम कर रहे हैं यहाँ पे। 2025 से जब शुरू हुआ था ये? नहीं, ये 17 नवंबर को खुला है। तो हम लोगों को सिलेंडर होने के बाद धरमपुरा भेजा गया। 30 दिन का ट्रेनिंग था वहाँ पे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ काम किए हैं। अच्छा, कब सरेंडर किया आपने? 2025 अप्रैल। 2025 अप्रैल में सरेंडर किया जी। और अभी 2026 अप्रैल चल रहा है और आपका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। जी साल सर। भर में। जी अच्छा लग रहा है अभी विकास की मुख्य धारा से जुड़? जी सर, अच्छा लग रहा है। और घर परिवार में कौन कौन? मम्मी पापा है और भाई है। भाई पढ़ाई करता है। अच्छा, भाई की पढ़ाई का खर्चा अब आप उठा रही हैं? जी हैं? जी, घर वाले सब खुश हैं? खुश हैं सर। आप बताइए, आप कब से काम कर रही हैं? मैं 17 नवंबर से। 17 नवंबर से जब ये शुरू हुआ तभी से आप? जी। पंडुम कैफे में पूर्व नक्सलियों से बात करने के बाद हमारा काफिला आगे बढ़ा तो रास्ते में झीरम घाटी आई। 13 साल पहले इसी झीरम घाटी में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार हुआ था। 1200 नक्सलियों ने 30 से ज्यादा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी, जिसकी निशानी आज भी वहां पर मौजूद है। 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास की वो काली तारीख जिस दिन नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उसी झीरम घाटी में हम मौजूद हैं जहां पर इस राजनीतिक नरसंहार को अंजाम दिया गया था। यही वो पुल है जिसे नक्सलियों ने बम लगाकर उड़ा दिया था। मजबूरन कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े चेहरों, खासतौर से विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, इसके अलावा जो दूसरे नेता परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर सुकमा से जगदलपुर के लिए लौट रहे थे, उन सभी को इस पुल से पहले रुकना पड़ा और उसके बाद नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर उस पूरे काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या की गई। और कहा जाता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे बड़ा राजनीतिक नरसंहार न कभी हुआ था पहले और न उसके बाद देखने को मिला। झीरम घाटी होते हुए हमारा काफिला सुकमा जिले में पहुंचा। कभी नक्सलियों के आतंक से पीड़ित रहा सुकमा आज विकास की राह पर दौड़ लगा रहा है। यहाँ लाल आतंक का खौफ अब खत्म हो गया है। जो कभी बंदूक उठाते थे आज वो कैफे के संचालन में लगे हैं। तुंगल बांध पर नेचर कैफे में पूर्व नक्सली ही पर्यटकों की खातिरदारी कर रहे हैं। क्या नाम दीदी आपका? सरोज पुड़ियाम है सर। सरोज जी। जी। आप यहाँ पर जब से काम कर रही हैं, आप जनवरी से बता रही हैं, पैसे वैसे मिल रहे हैं, उससे जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या बदल गया है? बहुत अच्छा बदलाव आया है सर। हम लोग को पैसा भी मिल रहा है, हर महीना 8-8 हज़ार दे रहे हैं। यहाँ कब से काम कर रही हैं? यहाँ मतलब जनवरी से कर रहे हैं। जनवरी से काम कर रही हैं। आपको भी 8,000 रुपये मिलते हैं? जी सर। बढ़िया, एकदम घर में सब जी कुशल सर। मंगल? जी सर। और घर के लोग क्या करते हैं? घर के लोग इसी खेती बाड़ी करते हैं सर। खेती-बाड़ी करते हैं। जी। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम? भाई के। आपने भी सरेंडर किया है? हाँ, सिलेंडर किए 2025 में किए। 25 में किया? हाँ। अभी अच्छा लग रहा है इधर लौट? अच्छा लग रही जीवन है। बढ़िया हो गया? हाँ, बढ़िया है। सुकमा से फिर हम आगे बढ़े और रास्ते में हमें वो इलाका मिला जो कभी नक्सलियों की राजधानी के तौर पर पहचाना जाता था, जगरगुंडा। वही जगरगुंडा जो नक्सलियों की अनौपचारिक राजधानी हुआ करती थी, जहां दाखिल होने का मतलब होता था सीधे मौत के मुंह में कदम रखना। वो जगरगुंडा अब बदल गया है। यहाँ पर अब विकास की बयार बह रही है।
तो जगरगुंडा में एक नए हॉस्पिटल का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है ताकि यहाँ के लोग जब बीमार हों तो उनको इलाज कराने के लिए ज़िला मुख्यालय या फिर सुदूर इलाकों में ना जाना पड़े। पहले आप सोचिए, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, बीमार हो जाने पर, तबीयत ख़राब हो जाने पर एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे अस्पताल तक पहुँचा जाए। लिहाजा अब सरकार की तरफ से पहल की गई है कि यहाँ पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, जो कि फ़िलहाल अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए ये भी एक सुविधा होगी कि उनको इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं होगा। मतलब रोड कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी और साथ ही साथ उनको जहाँ रह रहे हैं वहीं पर बेहतर इलाज भी मिल पाएगा। इसके बाद हमारा काफिला वहां पहुंचा जहां कभी किसी के पहुंचने की हिम्मत नहीं होती। मांडवी हिडमा का गांव पुअर्ती। बस्तर के जंगलों में मांडवी हिडमा का नाम दशकों तक डर और रहस्य बनकर गूंजता रहा। पुअर्ती गांव में जन्मे हिडमा ने 35 सालों में बस्तर को नक्सल हिंसा का चेहरा बना दिया। लेकिन अब उसके मारे जाने और नक्सल मुक्त होने के बाद उसी बस्तर में शांति और विकास की नई राह नजर आ रही है। हमारी कोशिश थी कि हम मांडवी हिडमा के घर परिवार के लोगों से बातचीत करें, उनकी माँ से बातचीत करें, उनके भाई से बातचीत करें, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि घर में कोई मौजूद नहीं है। सभी लोग महुआ बिनने गए हैं, चूँकि महुआ बिनने का ये सीज़न है तो घर के भीतर कोई मौजूद नहीं है। आप दरवाजे पर देख सकते हैं ताला लटका हुआ है। इसका मतलब ये है कि घर के भीतर कोई भी मौजूद नहीं है। वहाँ आप देख पाएंगे मकान नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, 138 नंबर शायद मकान नंबर दिया गया है। कच्चा ये मकान है। घर की क्या स्थिति है, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये मिट्टी का चूल्हा है, आप देख सकते हैं। यहाँ खाना बनता होगा। बैठने के लिए यहाँ पर कुछ चौकियाँ दिखाई पड़ रही हैं। डोरी पर कुछ कंबल रखे हुए हैं। पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं। 3 चारपाइयाँ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं, एक चारपाई इधर है, 2 चारपाई इधर है। ये मांडवी हिडमा के घर की स्थिति है। अब मांडवी हिडमा तो नहीं है, लेकिन घर परिवार में जो लोग हैं उनका जीवन कैसे चल रहा है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय भाई थोड़ा इधर से आ जाइए, इधर भी तस्वीर दिखाते हैं। ये घर का एक दूसरा हिस्सा है, आप देख सकते हैं। यहाँ आने पे हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ बिजली का कनेक्शन है। मतलब ये कि आम जीवन की जो ज़रूरत की मूलभूत चीज़ें होती हैं वो हैं सड़क, बिजली और पानी। हमें यहाँ पर नल का कनेक्शन भी देखने को मिला है, हमें यहाँ पर बिजली भी देखने को मिल रही है। सड़क का निर्माण भी BRO की तरफ से किया जा रहा है। मतलब मूलभूत सुविधाएँ यहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं। हिडमा के गांव से निकलकर हमारा काफिला बीजापुर पहुंचा। बीजापुर छत्तीसगढ़ का वो जिला जहां कभी सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और हर मोड़ पर नक्सलियों का डर। यहाँ पर हर हफ्ते हमले होते थे, कभी पुलिस पर, कभी आम लोगों पर। सालों तक ये इलाका देश के सबसे खतरनाक नक्सल जोन में गिना जाता रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जहां कभी बारूद की गंध थी, वहां अब विकास की खुशबू है। तो बीजापुर के बस स्टैंड पर मौजूद हैं हम। एक बस यहाँ से जा रही है, तमाम यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं बस के भीतर। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बदल गया है, कैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या नाम भाई आपका? शंकर कड़िया में। शंकर, कहाँ जा रहे हो? चेरला जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी इधर सब सुरक्षित हैं, सब अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अच्छा ही है। अच्छा ही है। अच्छा लग रहा है अभी इधर? कोई डर तो नहीं लगता? नहीं, पहले दिक्कत होता था, अब अच्छा है। क्या दिक्कत होती थी? बस नहीं था तो कमांडर में आने जाने। अच्छा। अभी सवारी अच्छा खुल के बैठ के जाते हैं। पहले बस चलने में भी दिक्कत होती थी। हाँ, अभी सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ जी। बीजापुर कभी नक्सल हिंसा का पर्याय रहा, ये इलाका अब शांति की नई कहानी लिख रहा है। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों में छिपे नक्सलियों पर सुरक्षा बलों ने लगातार दबाव बनाए रखा। पिछले कुछ सालों में ऑपरेशन तेज हुए और नक्सल नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और सबसे बड़ी कामयाबी मिली छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मौजूद करेगुट्टा के पहाड़ों पर। 22 अप्रैल को नक्सलियों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। हम इस वक्त खड़े हैं बीजापुर के करेगुट्टा हिल्स पर, जहां पर इस साल 26 जनवरी 2026 को तिरंगा फहराया गया। लेकिन यहां तिरंगा फहराया जाना आसान नहीं था। पिछले साल अप्रैल महीने तक यहां डर और भय का माहौल था। कारण यह था कि हिल्स के ऊपर नक्सलियों ने अपना सबसे बड़ा बेस बना रखा था। लेकिन यहां पर देश का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान चला और लगभग महीने भर के भीतर हमारे जवानों ने 30 से ज़्यादा नक्सलियों का खात्मा कर दिया। यहां से नक्सलवाद का खात्मा हुआ, जिसके बाद इस साल 26 जनवरी 2026 को पहली बार तिरंगा फहराया गया। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हम बीजापुर से दंतेवाड़ा पहुंचे। नक्सलवाद के खात्मे के बाद दंतेवाड़ा में विकास
विश्वास और सुरक्षा की नई त्रिवेणी बह रही है, जिसके बाद नक्सलगढ़ अब विकासगढ़ में बदल गया है। 40 साल से जारी लाल आतंक का अंत, आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुनर्वास और अबूझमाड़ जैसे इलाके में पहली बार विकास कार्यों से खुशहाली आई है। दंतेश्वरी मंदिर के बाहर फूलमाला की और पूजन सामग्री की तमाम दुकानें हैं। यहाँ पर हर दिन इसी तरीके से लोग आते हैं पूजन सामग्री लेकर, और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वो यहाँ से पूजन सामग्री खरीद कर माँ की पूजा के लिए अंदर जाते हैं, उनके दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ क्या क्या बदला है, यहीं पे मौजूद लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। साहब सिंह, कब से लगा रहे हैं यहाँ पर आप दुकान? यहाँ से हो गया मेरे को 8-10 साल। 8-10 साल हो गया। तो अभी चीज़ें कैसी चल रही है? ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं? हाँ, हमेशा भीड़ भाड़ रहता है, नवरात्रि में ज़्यादा रहता है। नवरात्रि में ज़्यादा रहता है। अभी जैसे सरकार ने बोला कि नक्सलवाद खत्म हो गया, तो श्रद्धालु बढ़े यहाँ पर? पहले भी उतने ही आते थे, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी भी बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा आते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि आप यहाँ 10-15 साल से हैं, तो पहले थोड़ा डर लगता था अभी के मुकाबले? हाँ, लगता था पहले? डर था ना। डर था? कैसा डर? अब डर तो डर होता है ना। अभी डर नहीं है? अब डर नहीं है। अभी भरोसा कर रहे हैं नक्सलवाद खत्म हो गया? हाँ। इसी दंतेवाड़ा का एक गांव आज शिक्षा की अलख जगा रहा है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले का एक छोटा सा गांव जावंगा, जिसे अब एजुकेशन सिटी के रूप में पहचाना जाता है। ये वही जगह है जहां कभी नक्सलियों के आतंक का डर हुआ करता था। आज 8000 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेफिक्र होकर पढ़ाई कर रहे हैं। साल 2011-12 में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद चरम पर था, राज्य में रमन सिंह की सरकार थी और दंतेवाड़ा में कलेक्टर हुआ करते थे ओपी चौधरी। वही ओपी चौधरी जो साय सरकार में वित्त मंत्री हैं इस समय। उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन सिटी बनाने का प्रस्ताव शासन को दिया, शासन ने प्रस्ताव मंजूर किया और उसके बाद दंतेवाड़ा के गीदम में यहाँ पर एजुकेशन सिटी बसाई गई। नक्सलवाद से लंबे समय तक प्रभावित रहा दंतेवाड़ा का धुरली गांव अब बदल रहा है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद धुरली गांव विकास की नई गाथा लिख रहा है। कभी हिंसा और डर के साए में ढके इस इलाके में अब विकास की बयार बह रही है। धुरली गांव में मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। नियत नल्लानार योजना के तहत गांव को जो पैसा मिला है, उसी फंड के तहत यहां पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है, ताकि गांव में रहने वाले बच्चे यहां पर खेल कूद पाएं, खेल प्रतिभा को बढ़ावा दिया जा सके। आप देख पाएंगे यहां पर बिल्डिंग मटेरियल भी रखा हुआ है और निर्माण कार्य यहां पर तेज गति के साथ चल रहा है। बहुत सारे पिलर यहां पर बन गए हैं। लगभग साल भर का समय तय किया गया है। साल भर के भीतर ये मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। उसके ठीक पास में आप देख सकते हैं बालिका विद्यालय भी है, बालक आवासीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके भीतर हुनर है, टैलेंट है, जो खेल के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि संसाधनों का अभाव था, एक मिनी स्टेडियम यहाँ पर नहीं था, रनिंग के लिए, कबड्डी के लिए, खो खो के लिए, तमाम खेलों के लिए यहाँ पर ऐसा कोई स्थल नहीं था जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को निखार पाएं। जब ये मिनी स्टेडियम बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस गांव का जो टैलेंट है, जो युवा टैलेंट है, खेल से जुड़े हुए जो टैलेंट है, वो निकल कर सामने आएंगे। उनको एक मंच मिल पाएगा, एक मैदान मिल पाएगा और वो विश्व पटल पर भारत में जो तमाम खेलों का आयोजन होता है वहाँ पर जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे और धुरली गांव का नाम भी रोशन कर पाएंगे। ये मिनी स्टेडियम बनने पर ग्रामीण क्या कह रहे हैं? नहीं, ग्रामीण तो बहुत अच्छा मान रहे हैं कि मतलब हमारे जगह में खेल कूद होगा और लोग देखेंगे, सीखेंगे और बच्चे यहाँ से कोई खिलाड़ी बन के निकलेगा करके, तो बहुत ठीक है, उनको अच्छा रहा है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट पूरी हुई तो हमने इस मुहिम में शामिल लोगों से बात करने का प्लान किया। तो हम वापस से रायपुर पहुंचे और पूर्व सीएम रमन सिंह से बात की। पूर्व सीएम की माने तो अभी पहली लड़ाई में जीत मिली है, वैचारिक लड़ाई से लड़ना अभी बाकी है। वैचारिक रूप से नक्सलवाद के जो टॉप लीडर्स हैं, गृह मंत्री जी ने भी कहा, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी ने भी कहा कि टॉप लीडर्स जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। और ये नहीं कहा जा रहा है कि 100% धरातल पे जो भी नक्सल आंदोलन से जुड़ा था उन्होंने सरेंडर किया है। अभी पहले फेज़ में किया गया है, अब उनसे और संपर्क करके रोज़ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही करीब 35 लोगों ने
आत्मसमर्पण किया। अन्य राज्यों में हो रहा है, यहाँ से भाग के आंध्र प्रदेश चले गए, अलग अलग राज्यों में चले गए। तो ये प्रोसेस लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। और वैचारिक रूप से संगम सदस्य, उनके दल के सदस्य, वो तो नीचे काम कर रहे हैं। वैचारिक रूप से भी इनके लिए आने वाले समय में एक सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। रमन सिंह से बात करने के बाद हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। सवाल वही था, नक्सलियों ने हथियार तो डाल दिए, लेकिन वैचारिक लड़ाई का क्या? क्या वो खत्म होगी? नहीं, विचार को समाप्त करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, कोई आसान नहीं है। विचार अलग चीज़ है। जो विचार वहाँ अब बचा ही नहीं था, थोड़ा बहुत बचा है, क्योंकि देखिए वो मार्क्सवाद के करीब थे वो लोग। पूरे देश में देखिए जिस तरह से खत्म हुआ है, कम्युनिस्ट खत्म हुए हैं। क्या कारण है? क्या वो जनता से जुड़े मुद्दे, जनता से जुड़ी भावनाओं से दूर हो रहे थे और एक संगठित गिरोह बन रहे थे वो। तो इसलिए भी नक्सलवाद के खत्म होने के या उससे जुड़ाव नहीं बढ़ने के कारण ये भी था। तो नक्सलवाद के लिए एक विचारधारा है, वो सैन चलते रहेगा, परंतु उसके आड़ में जिस तरह से कर रहे थे और उन गरीब भोले भाले लोगों के लिए सरकार पैसा पहुंचा रही थी, संसाधन पहुंचाते, आदमी तैनात, तो वो सब भ्रष्ट और मिली भगत। इसमें सबसे बड़ी बात ये, जो ठेकेदार और अधिकारी जो लंबे समय सब पदस्थ थे, वो सब कमाए, वो पूरा बच निकले। उनके खिलाफ जांच एक भी जगह नहीं हुई, किसी मुद्दे में नहीं हुई। आज भी वो दलाल की तरह काम करते रहे, वो सब बच निकले हैं, बच गए। क्या वो सक्रिय हैं या आगे जाके वो सक्रिय हो सकते हैं? तो सरकार के सामने चुनौतियां भी है। रायपुर के बाद हमारा आखिरी पड़ाव बिलासपुर था, जहां राज्य सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव से नक्सलवाद के खात्मे पर हमने बात की। उन्होंने भी माना कि छुपे हुए नक्सलियों को लेकर सरकार सजग है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को लेकर भी नजर रखी जा रही है। सर, पहले तो बहुत बधाई आपको कि आप लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया, संकल्प सिद्धि में तब्दील हुआ और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ। 31 मार्च 2026 की सुबह हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से, बस्तर से, पूरे देश से नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद को लेकर निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी और आज देश में जो परिवर्तन आया है, और उसी तरह से 2023 में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाया देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। और इन 2.25 सालों में हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस तरीके से रणनीति बनाकर, योजना बनाकर ऐसे दुर्गम इलाके जहां पर कभी जाने की कल्पना नहीं होती थी, ऐसे दुर्गम इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन किया और नक्सलियों को या तो न्यूट्रलाइज किया या गिरफ्तार किया या वे सरेंडर के लिए मजबूर हुए। और वही दूसरी ओर कि वो मुख्य धारा में आए, हथियार छोड़े। हमारी सरकार ने सरेंडर की अच्छी पॉलिसी बनाई और उसको लेकर काम हुआ जी। और सबसे बड़ी बात इस पूरे ऑपरेशन की ये रही कि सुरक्षा बल को और जन सामान्य को नहीं के बराबर हानि हुई, बहुत कम ही हानि हुई। छत्तीसगढ़, वो राज्य जो कभी नक्सलवाद से जकड़ा था, आज बदल चुका है। बंदूकें खामोश हो गई हैं, पूर्व नक्सली मुख्य धारा में लौटकर काम कर रहे हैं और विकास की नई कहानियां जन्म ले रही हैं। जहां कभी डर था, वहां अब स्कूल, अस्पताल और स्टेडियम बन रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग बेफिक्र होकर जीवन जी रहे हैं। सरकार और सुरक्षा बलों की मेहनत से नक्सलवाद खत्म हुआ।